नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी अभिषेक और रोहित पांडे। और आज एक बार फिर से चर्चा करेंगे संभल को लेकर। आप जानते ही हैं एएसआई को अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन वो रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई है और 8 जनवरी को ये रिपोर्ट पेश होगी। सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर किन कारणों की वजह से ये रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई, और इसके अलावा संभल की जो सारी अपडेट है। सबसे पहले अभिषेक, अपडेट क्या है संभल को लेकर? देखिए, संभल में आज एक तो जुमे की नमाज होनी है 29 नवंबर को, और रिपोर्ट भी पेश होनी है। जिस तरीके से 24 नवंबर में एक फर्जी नैरेटिव बनाकर वहां भीड़ को इकट्ठा किया गया, उसके लिए प्रशासन किस कदर तैयार है उसकी जब जानकारी आपको लगेगी तो आप भी कहीं ना कहीं हैरान हो जाएंगे। 70 मजिस्ट्रेट की ड्यूटी वहां लगाई गई हैं, 15 कंपनियां पीएसी की लगाई गई हैं, 2 कंपनियां आरएएफ की तैनात की गई हैं, 10 जिलों की पुलिस, वहां जो अतिरिक्त पुलिस थी वो बुला ली गई है, महिला पुलिसकर्मियों को भी बुला लिया गया है, दंगा विरोधी जो दस्ते होते हैं उन्हें भी विशेष निगरानी के लिए बुला लिया गया है, और सीसीटीवी कैमरा जो बहुत जरूरी अंग है सुरक्षा का, जो तोड़ दिए गए थे 24 नवंबर की हिंसा में, जो तोड़े गए थे उन्हें दोबारा लगवाया गया है, और जहां जरूरत और ज्यादा दिखाई दी प्रशासन को वहां नए कैमरास लगाए गए हैं, ड्रोन भी तैयार हैं। बाकी जिसे आप अब तक 144 धारा 144 के नाम से जानते थे वो भी वहां लगाई गई है। बाकी सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, रोहित उसे जो है आपको बताएंगे। ग्राफिक्स के जरिए थोड़ा समझा देते हैं कि अभी तक मामले में क्या कुछ हुआ। यूपी सरकार ने क्या आदेश दिए, न्यायिक जांच के आदेश जो दिए गए थे, यूपी सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए, और संभल को लेकर यूपी सरकार ने मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। इसके अलावा आपको आगे बताते चले कि रिटायर्ड जज डीके अरोड़ा की अध्यक्षता में रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन प्रसाद और पूर्व डीजीपी एके जैन इस आयोग के सदस्य बनाए गए, और इन्हीं की निगरानी में आगे जांच हुई। और संभल हिंसा में 2 नेताओं के भी नाम आए। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क, सपा सांसद इकबाल के बेटे सुहेल का नाम आया, और ये दोनों सपा के नेता हैं। जहां मस्जिद के सर्वे का विरोध कर रही भीड़ ने सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प की, पथराव किया और कई वाहनों में आग लगाई। ये पूरी रिपोर्ट हमारे सहयोगी अभिषेक कुंडी ने आपको दिखाई थी। हिंसा के कारण 5 मौतें हो चुकी हैं, गिरफ्तारी 30 से ज्यादा हो चुकी है, और पुलिसकर्मी 22 से ज्यादा घायल हैं। तो 24 नवंबर 2024 रविवार को हिंसा भड़की थी और यह बवाल हुआ था। संभल मामले में लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट जो पहुंचा है उसकी जानकारी अब आप दीजिए। बिल्कुल, 29 नवंबर को संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी की याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, और इसके बाद सर्वे के आदेश पर रोक की मांग जो डाली गई थी याचिका में, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की, और सुनवाई में ये बातें निकल कर आई कि जो लोअर कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, वो अब इस मामले में दखलंदाजी नहीं कर पाएगा, कोई फैसला नहीं दे पाएगा। हाई कोर्ट के पास अब पूरी जिम्मेदारी होगी। हाई कोर्ट इस फैसले को किस तरीके से आगे सुनता है ये देखना दिलचस्प होगा। क्या लखनऊ खंडपीठ सुनती है या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होती है। लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि सेशन कोर्ट अब इस मामले में टांग नहीं अड़ाएगी। हाई कोर्ट को मामला देखने दीजिए, उसके बाद हाई कोर्ट जो आदेश जारी करेगा फिर आगे का मामला बढ़ेगा। ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है ये कि जब ये सर्वे हुआ था 19 नवंबर को, तो तकरीबन 2:30 बजे याचिका डाली गई थी, तुरंत ही आदेश दे दिया गया था सर्वे का, और लगभग 6:30 बजे सर्वे टीम पहुंच गई थी। 7:30 बजे तक, 8 बजे तक वो सर्वे करने के बाद 1-1.5 घंटा लगाकर वापस आ गई थी। हो सकता है कि इतना जल्दी डिसीजन क्यों दिया गया, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए ये जो याचिका है, इसकी जो सुनवाई है, वो हाई कोर्ट को इसकी सारी पावर्स दी हो। नियम अगर आप देखेंगे, अगर आप एक पूरा देखेंगे तो पहले आप लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट ही जाते हैं, फिर हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। बहुत बड़ा अगर ऐसा कुछ हो गया कि तुरंत आपको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करवानी है, तब आप पहुंच जाते हैं। वरना लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट में अगर मामला पहले पहुंचा है तो सेशन कोर्ट जो आदेश देगा, वहां पर आपको संतुष्टि हुई, असंतुष्टि हुई, उसके बाद आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वहां पर आपको क्या लगा, फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। अब आजकल क्या हो गया कि डायरेक्ट लोग सुप्रीम कोर्ट उठकर पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट सीधे। और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए। बिल्कुल, और इस मामले में भी कहा कि हाई कोर्ट जाइए भाई, हाई कोर्ट में आप सुनवाई करके आइए। हालांकि कई मामलों में ऐसा भी है कि एक पक्ष की सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर ली, दूसरे पक्ष को हाई कोर्ट भेज दिया, तो ये भी चीजें हुई हैं। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके से संभल की अपडेट आ रही है, और संभल में जो बवाल ना हो उसके लिए जो सिक्योरिटी तैनात की गई, और फिर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया, मुझे लग रहा है कि मुस्लिम पक्ष को कहीं ना कहीं थोड़ी राहत तो मिल ही गई होगी कि चलिए सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट पर रोक लगा दी और हाई कोर्ट के पास मामले को ट्रांसफर करने की बात कह रही है। 8 नवंबर को जब सर्वे की रिपोर्ट सबमिट होगी, 8 जनवरी 8
दिसंबर या जनवरी, जनवरी 8 जनवरी को जब रिपोर्ट पेश होगी तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ बताया जाता है। भी सर्वे और होगा ना, अभी जो टीम ने कहा है कि अभी हमारा सर्वे पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि वही था जो बवाल अभिषेक किया गया, जिसपे आप रिपोर्ट करने ही पहुंचे कि दोबारा क्यों सर्वे करने आ गए रविवार को। तो भाई सेशन कोर्ट ने ये थोड़ी कहा था कि एक बार सर्वे होगा 2 घंटे को, उसके बाद सर्वे नहीं होगा। सेशन कोर्ट ने बाकायदा फैसला दिया कि सर्वे आप कर सकते हैं, कितनी बार कर सकते हैं ये कहीं पर जिक्र ही नहीं था। तो एक बार में सर्वे पूरा हो रहा है क्या 1 लाख बार में, वो तो सर्वे टीम डिसाइड करेगी भाई हमारा सर्वे आज पूरा हो गया। हालांकि फिर आरोप सर्वे टीम पर लगाए गए, विष्णु शंकर जैन पर लगाए गए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से, मस्जिद कमेटी की तरफ से, कि उन्होंने पहले दिन ही कह दिया था कि सर्वे पूरा हो गया। भाई 2 घंटे में कौन सर्वे पूरा हो जाता है। और तो ये तमाम ऐसी बातें थी जो निकलकर धीरे धीरे आई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब हाई कोर्ट इस मामले पर नजर सबकी टिकी है कि आगे क्या कुछ हाई कोर्ट में दलीलें दी जाती हैं। ये रोहित, ये वाली बात बिल्कुल गलत है कि सर्वे टीम ने पहले ही सर्वे के दिन, यानी ये आरोप लगाए गए। हाँ, जो आरोप लगाया था वो बिल्कुल गलत था कि सर्वे टीम ने कह दिया था कि आपका सर्वे पूरा हो गया है। उन्होंने डीएम को, मतलब कलेक्टर को ये बात बता दी थी कि हमारा सर्वे पूरा नहीं हुआ है और अब हम अगली बार भी सर्वे करने के लिए आएंगे। यही प्रोसीजर भी होता है, अगर आपका सर्वे नहीं हुआ और उस दिन सब डीएम को इत्तला करेंगे जिससे कि आपको सुरक्षा दी जा सके। और उस दिन 2 घंटे के अंदर सर्वे इसलिए हुआ कि शायद संभल के डीएम ने ये बताया कि भाई अगर आप सर्वे आज कर लेते हैं तो ठीक है, वरना मैं 1 हफ्ते बाद फ्री होऊंगा। 1 हफ्ते उनके यहाँ फैमिली में शादी थी बेटी की या किसी की, तो उन्होंने कहा कि आज सर्वे कर लीजिए, बाकी जो मामला होगा कि देखिएगा। क्योंकि मैं पहले दिन तो उनका रहना जरूरी था इस सर्वे में, लोकल एसपी जो है। तो उसके बाद जब ये लगा कि सर्वे और किया जाना चाहिए, सर्वे टीम पहुंची। फिर जो बवाल हुआ वो सबने देखा, रिपोर्टिंग हुई वहां पर से, लगातार अब से पहुंचे वहां पर तमाम लोगों। फिलहाल सवाल नम्रता जी ये भी है कि इतनी भारी भरकम जो सुरक्षा लगाई गई कि क्या लोकल इंटेलिजेंस, जिसे आप एलआईयू के नाम से भी जानते हैं, वो एक्टिव है? उसने कुछ अपडेट्स दिए हैं, उसने ऐसा अलर्ट दिया है कि संभल में फिर कुछ हो सकता है, क्योंकि 5 मौतें जो हुई हैं वो मुस्लिम समाज की तरफ से हुई हैं, उसी समाज के लोग ये मरे हैं। तो क्या उनका बदला लेने के लिए भी इस जुमे की नमाज में कोई आदेश दिया जा सकता था, या फिर जिस तरीके से ऐलान किया जाता है लाउड स्पीकर से मस्जिदों से, ऐसा कुछ हो सकता था? इसीलिए 8 जिलों की पुलिस तैनात कर दी गई, 70 मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए। नहीं, ऐसी कोई इनपुट तो नहीं मिली है, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई इनपुट होगी। लेकिन वो कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आप किसी बवाल, और साक्षात बवाल आपने देखा है, और फिर जुम्मे की नमाज, आप जानते हैं मस्जिदों में एक साथ मुसलमान इकट्ठे होते हैं और उनको बरगलाने का काम कई बार मौलानाओं ने किया है अपनी हेट स्पीच के जरिए। और अभी पिछले वीडियो में ही हम लोग बात कर रहे थे कि इस पूरे विवाद में 2 बड़े नेताओं के नाम भी आए हैं, समाजवादी पार्टी के ही सांसद और विधायक। तो आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकली भी ये पूरा मामला इफेक्टेड है, क्योंकि अगर एंगल निकल कर आया है तो जाहिर सी बात है इस पर भी बात हो रही है। तो फिर क्यों ना एहतियात बरती जाए, वो भी जुम्मे की नमाज वाले दिन, क्यों ना इसको लेकर पहले ही पूरी तैयारियां कर ली जाएं। शायद इसीलिए सारी टुकड़ियों को तैनात किया गया है, मुझे ऐसा लगता है। ये पॉलिटिकल जो आपने एंगल कहा, इस पे मैं आपको एक थोड़ा दिलचस्प जानकारी देना चाहूंगा कि जियाउर रहमान बर्क जो सांसद है संभल के, वो अक्सर ऐसा लोगों ने बताया कि जो ईद है, बकरा ईद है, उस दिन वो नमाज पढ़ने जामा मस्जिद में जरूर आते हैं, इसी वाली में ना, हाँ, इसी जामा मस्जिद में, यही एक जामा मस्जिद है संभल में। बाकी और दिन, जुमे के दिन वो नहीं आते हैं, उनके आसपास जो मस्जिद होगी वहीं नमाज पढ़ लेते होंगे। लेकिन इस बार वो आए, और क्योंकि 19 नवंबर में सर्वे हुआ था और 2 दिन बाद ये जुमा पड़ा, वहां आकर उन्होंने लोगों से कहा कि हमें मस्जिद को सुरक्षित करना है। क्या संदेश देना चाहते थे नहीं पता, हम इस देश के मालिक हैं और ऐसा यहां नहीं चलेगा जैसा हुआ। अयोध्या से उन्होंने शायद तार जोड़े रहे होंगे। फिर 24 नवंबर के दिन जब ये हिंसा भड़की, तो विधायक के जो बेटे हैं सोहेल, वो उस भीड़ का, उस मॉब की अगुवाई कर रहे थे और खुले तौर पर नाम ले रहे थे कि जियाउर रहमान जो सांसद है हमारे, वो हमारे साथ हैं। जियाउर रहमान के पिताजी से जब मैंने बात की तो उन्होंने इस बात को कैमरे पर कबूला है कि तुर्क और पठानों की जो लड़ाई है वो यहां संभल में है, लेकिन उन्होंने उसे पॉलिटिकल एंगल दिया कि हमारा पॉलिटिकल राइवलरी है, आपस की कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ 2 चीजें निकलकर सामने आती है। रोहित भी कह रहे थे, अच्छा पॉलिटिकली राइवलरी रहेगी, और अगर मामला मस्जिद का आएगा तो अगर वो ये बोल रहे हैं तो मुझे तो ये झूठ लगता है। दुश्मन होता है, दुश्मन होता है, वो हर एक मोर्चे पर होता है। वो आपके यहाँ शादी हो तब भी उस दिन वो उसकी दुश्मनी दिखेगी, आपके यहाँ मातम हो तब भी उसकी दुश्मनी दिखेगी। वो मौका तलाशेगा कि आपके ऊपर वार कैसे किया जाए। और यहाँ पर यही हुआ कि दोनों जब गुट लड़े तो दोनों अपने फायदे के लिए लड़े कि हम ज्यादा मार ले जाएंगे तो हमारा वर्चस्व कायम हो जाएगा। जब फंसने लगे तब ये एक हो गए कि भैया पुलिस वाले हम अत्याचार कर रहे हैं। हिंदू पक्ष तो कहीं दिख ही नहीं रहा, घर से निकला ही नहीं। 20 हिंदू हैं, वो कौन निकलेंगे वहां से मरने के लिए? वो तो खुद डर के रह रहे हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि कोई झंडा नहीं लगा सकता वहां पर। हाँ, इस्लामिक झंडे उस मस्जिद के
अब क्या था उन झंडों का, उस पीछे का राज क्या है? मस्जिद के पीछे जो मकान है, बराबर अगल बगल जो मकान है, उन पर मैंने बहुत सारे हरे झंडे देखे। वो मैंने रिपोर्ट आपको दिखाई भी थी कि कोई प्लेन झंडा था तो किसी पर चांद और तारे का निशान बना हुआ था, हालांकि लिखा हुआ किसी पे कुछ नहीं था। सामने की साइड जो हिंदू रहते हैं वो डर में है, कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, जानकारी जरूर उन्होंने मेरे साथ साझा की, लेकिन कैमरे पर वो नहीं बोले। बिल्कुल। फिलहाल नमता, मुझे लग रहा है कि चर्चा को विराम देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि वहां के मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा या फला के फादर साहब ने क्या कहा। मुझे लगता है वहां के हिंदुओं ने क्या कहा, सुनवा देना चाहिए लोगों को। कुछ बयान के साथ छोड़े जाते हैं आपको। क्या नाम है चाचा आपका? भुवनेश चंद्र। क्या हुआ था 24 नवंबर को? झगड़ा हुआ था। कैसे? पुलिस भड़की कैसे जनता? पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की थी। क्यों? ये तो दूसरी लोग, पक्ष के लोग जाने क्या क्यों की थी, क्या नहीं की थी। नहीं, वो सर्वे करने के लिए टीम अगर आई थी तो उसको सर्वे करने देते, पत्थरबाजी करने का क्या मतलब था? सर्वे नहीं करने दे रही थी और क्या। क्यों, मतलब कुछ राज छिपा है के अंदर? कुछ तो कुछ है, कुछ तो है। आपने देखा है? हाँ, मैंने आप गए कभी मस्जिद में? गए। क्या देखा है? एक मंदिर के जो बुर्ज है उसके ऊपर घंटा टंगा हुआ देखा था पहले, आज से 25-30 साल पहले। तो कितनी उम्र है आपकी? मेरी 75। घंटा टंगा हुआ था या जहाँ घंटा टंगता है वो वाला हिस्सा था? जंजीर देखी थी, घंटा नहीं था उसमें। और कुछ शिलालेख? शिलालेख तो नहीं देखा वैसे। कोई हिंदू प्रतिमा या कोई ऐसा शिलालेख दीवारों पर कुछ उकेरा गया हो? तो नीचे तहखाने में तो कुछ थी, एक मूर्त टाइप की कुछ। अच्छा, ये कहा जाता है कि इनकी सीढ़ियों में मूर्तियां दबाई हुई हैं। हाँ, शायद तो तहखाने में क्या है? किंवदंती तहखाने में ये सीढ़ी पृथ्वीराज के ज़माने की वो है, क्या नाम है? हाँ हाँ, क्या है तहखाने में? तहखाने में वो सुरंग जा रही है पृथ्वीराज की दिल्ली तक, ये सुना है। कभी देखी है वो? किसी ने देखी हो? आपके बड़े बुजुर्ग? सुनती आए, देखी नहीं है। एक बार नाम बताइए अपना। क्या है? भुवनेश चंद्र। भुवनेश चंद्र। कितने आबादी हिंदू की यहाँ? 20%। बाकी 80% हिंदू। मोमडन। हाँ, मुमडन 80%। जी। अच्छा, एक तहखाना भी है इसके अंदर, उसके बारे में जानते हैं कुछ? नहीं, तहखाना इसके बराबर में ही है। वो जो दरवाजा लगा हुआ है, इसके नीचे सुरंग है, वो यहाँ से लेके दिल्ली तक जाती है। वो सुरंग? जी हाँ, वो सुरंग इन्होंने बंद कर रखी है। इसे किसी को वहीं आने जाने नहीं देते हैं। अगर आप जैसे जाओ तो नहीं जाने देंगे। पुलिस आपके साथ होगी और वो कहेगी कि जाने दो तो जान देते हैं, नहीं तो नहीं जाने देते। मतलब हर आदमी के लिए कोई नहीं है। 1526 की ये बात है जब ये मस्जिद बनाई गई। 3 मस्जिद उस टाइम बनाई गई थी, एक पानीपत में, एक अयोध्या में, जो फिलहाल राम मंदिर बन गया, और एक ये। तो इस बारे में जानते हैं आप? नहीं, इस बारे में कुछ नहीं जानते, पर ये पता है कि ये मंदिर था। ये पता है कि मंदिर है, ये कि पुराणों में लिखा हुआ, कल के पुराण में लिखा हुआ है ये मंदिर है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। अच्छा। तो इसका हरिहर मंदिर के बारे में बताइए। हरिहर मंदिर ही था यहाँ या मस्जिद ही थी? ये हरिहर मंदिर मतलब कभी किसी टाइम पहले था, हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं और मैंने पता भी करा। क्या बताते हैं बुजुर्ग? मतलब किसी टाइम पहले यहाँ पर मतलब मंदिर था, हल्के हल्के, मतलब कि जैसे थोड़ी मस्जिद बनी फिर पूरी मस्जिद बनी, ऐसे मस्जिद ही हो गई है। किसी टाइम पहले हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ पे मंदिर ही था पहले। तो जब मंदिर था और मस्जिद बनाई गई तो लोगों ने यहाँ विरोध नहीं किया? हिंदू जो हैं विरोध पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं करा। पहले के लोग पता नहीं किस टाइप के थे, जो मतलब इस टाइप के थे, मतलब कि जो हो रहा ठीक हो रहा, जो हो रहा अच्छे के लिए हो रहा। पहले के लोग ये सोचते थे, और आज भी लोग कुछ ऐसे ही हैं जो भी सोचते हैं जो हो रहा होने दो। कुछ